हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर आपके मैंने टेस्ट दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर मैंने आपको टोटल 45 क्वेश्चन दिए थे, तो वही आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम ये क्वेश्चन कब डिस्कस करवाओगे। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन डिस्कस करवा ही देते हैं। तो आज जो है हम इनको सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी अगर आपका डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको वहाँ पर जो है क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। बच्चे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है, आप अपनी मर्जी से। मतलब ये है कि आपको जो है अपने डाउट्स या क्वेश्चंस पूछने का वहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें भी आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। तो आपको वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं वैसे बता भी देती हूँ। http://t.me NS क्लासेस 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर से लिख देती हूँ https://t.me गैप नहीं आएगा NS classes/1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये बोला था इफ़ देयर आर मल्टीपल रिसाइकल बिन फॉर अ हार्ड डिस्क। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर, अगर उसके अंदर मल्टीपल जो है डस्टबिन हो तो आप क्या करोगे। मल्टीपल जो रिसाइकल बिन है या डस्टबिन कह सकते हैं एक तरीके से अगर मुझे अपनी अनयूज्ड फाइल को डिलीट करना है तो वो आपकी कहाँ पे जाएंगी, डस्टबिन एक तरीके से कूड़े में जाएंगी, रिसाइकल बिन में जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए देखो, यू कैन सेट डिफरेंट साइज फॉर इच रिसाइकल बिन। हर एक के लिए क्या करोगे आप, डिफरेंट साइज को जो है करोगे रिसाइकल बिन के लिए। यू कैन चूज विच रिसाइकल बिन टू यूज टू स्टोर योर डिटेल डिलीटेड फाइल्स, या फिर यू कैन मेक एनी वन ऑफ देम डिफॉल्ट रिसाइकल बिन, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि या तो किसी को डिफॉल्ट बना दें, या फिर हम किसी को चूज कर रिसाइज जो हम क्या करें, स्टोर कर सके डिलीटेड फाइल को, या फिर हम सबका डिफरेंट साइज कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर है, वैसे सी भी हो सकता है, वैसे ए भी हो सकता है, लेकिन जो अप्रोप्राइट यहाँ पर आंसर है वो होगा ए, क्योंकि यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट साइज के रिसाइकल बिन बना रहे हैं। लाइक अगर आपकी कोई फाइल जो है वो 0 से लेके 100 KB के बीच में है, तो वो लाइक आपका रिसाइकल बिन ए में जाएगी, ठीक है। फिर बी के लिए हम बना दें 100 से लेके 300 KB तक, या फिर MB तक। मतलब जिस तरीके से आपकी फाइल का साइज हो सकता है उस तरीके से मैंने क्या किया, डिफरेंट साइज के क्या बना दिए, डस्टबिन बना दिए, रिसाइकल बिन बना दिए। जिससे क्या होगा, जैसे ही आप फाइल डिलीट करोगे तो आपको पता रहेगा कि इतने MB की फाइल जो है उसमें जा सकती है, इतने MB की फाइल जो है वो उसमें जा सकती है। तो जो है आप उस रिसाइकल बिन को ओपन करके अगर आपको वो फाइल वापस चाहिए अपने कंप्यूटर में, तो आप जाके उसको रिट्रीव कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ए। क्लियर है, क्लियर है कि इसका ए आंसर क्यों होगा। अब आगे देखो सेकंड क्वेश्चन, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो जैसा कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था, तो हमने सारे फंक्शंस देखे थे। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो अभी हम कर रहे हैं, डिस्क मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट भी वही आ जाता है आपका। बचा आपका वायरस प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई वायरस प्रोटेक्शन वगैरह हम नहीं करते हैं, हम सारी मैनेजमेंट करते हैं, चाहे वो डिस्क से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो मेमोरी से, मतलब किसी जितनी भी है सारी मैनेजमेंट हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। आगे देखो, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है। मैंने इस कंप्यूटर रिसोर्स वेरी एफिशिएंटली, जस्ट मैंने अभी बताया कि रिसोर्स मैनेजमेंट का काम जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। टेक केयर ऑफ शेड्यूलिंग जॉब एग्जीक्यूशन की, कौन सी जॉब जो है कब आएगी, कौन सी जॉब कब एग्जीक्यूट होगी, तो ये सारी चीज़ें हम प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर कर चुके हैं। तो ये काम भी आपका किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। मैनेज ऑल द फ्लो ऑफ डेटा इन इंस्ट्रक्शन, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करता है, जस्ट अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों ही चीज़ें करता है, तो यहाँ पर तीनों ही इसके क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
अब देखो 4 क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एक्सटेंशन टू एग्जीक्यूट फाइल, इसमें से कौन सा एक्सटेंशन होगा फाइल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, .exe, .bat, .com। तो अगर आप लोग फाइल एग्जीक्यूट वगैरह करवाते हो, सेव करवाते हो, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो .exe, .bat, .com से जो है एक बार सेव करके दिखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीनों ही एक्सटेंशन ऐसे हैं जो हम फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा डी। क्लियर है। आगे देखो 5 क्वेश्चन, यूजुअली इन MS DOS द प्राइमरी हार्ड डिस्क ड्राइव हैज द ड्राइव लेटर। तो प्राइमरी हार्ड डिस्क ड्राइव बतानी है तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें हम कहाँ पर करवाते हैं, सी में करवाते हैं। अगर आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग होने लग जाए, अगर आपकी सी की जो हार्ड डिस्क जो है अगर सी वाली जो है वो पूरी फुल है, तो आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग होने लगता है। इसलिए हम सी को क्या करते हैं, ज़्यादातर खाली करके रखते हैं। मेन ड्राइव होती है, वहाँ पर ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं, तो आपकी जो मेन जो प्राइमरी हार्ड डिस्क होगी वो कौन सी होगी, सी। ठीक है। इसके बाद देखो प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज, प्राइमरी जॉब क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो सबसे पहले कमांड्स को मैनेज करना, यूज़र को मैनेज करना, प्रोग्राम को मैनेज करना है, रिसोर्सेज को मैनेज करना। ऑब्वियसली हम यहाँ पर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं ताकि हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सके। तो यहाँ पर इसका मेन जो जॉब है या फिर प्राइमरी जो सबसे पहली जॉब होगी वो क्या होगी, मैनेज द रिसोर्सेज। 7 क्वेश्चन देखो, द मैथड फॉर डीलिंग विद डेडलॉक प्रॉब्लम इज, कौन कौन से मेथड होंगे डेडलॉक से क्या करने के लिए, डील करने के लिए। यूज अ प्रोटोकॉल टू मेक श्योर दैट द सिस्टम नेवर एंटर इनटू द डेडलॉक स्टेट। तो पहला क्या बोल रहा है कि हम क्या करें, प्रोटोकॉल को यूज़ करें, ऐसे प्रोटोकॉल को जो श्योर करवाए कि जो सिस्टम है वो आपका कभी एंटर करे ही ना डेडलॉक स्टेट के अंदर। तो बिल्कुल सही है। हम क्या करते हैं, अगर आपने सेफ सीक्वेंस वाला देखा है तो सेफ सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, एक आपकी सेफ सीक्वेंस होती है और एक होती है अनसेफ, और एक होता है यहाँ पर डेडलॉक। सेफ तो मतलब यहाँ पर कोई डेडलॉक नहीं है, अनसेफ स्टेट जो होती है वो मे और मे नॉट भी हो सकती है कि वहाँ पर डेडलॉक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखो बी ऑप्शन क्या कहता है, अलाउ द सिस्टम टू एंटर डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर। अगर आपका जो सिस्टम है वो एंटर कर जाए डेडलॉक स्टेट में देन रिकवर, तो क्या हम उसको रिकवर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने स्ट्रेटेजी पढ़ी है डेडलॉक हैंडलिंग की, तो डेडलॉक हैंडलिंग की स्ट्रेटेजी में आपने रिकवरी वाली देखी है। रिकवरी में हम क्या करते हैं, अगर आपका डेडलॉक स्टेट में पहुंच गया तो हम उसको रिकवर करवाते हैं या नहीं करवाते, बिल्कुल रिकवर करवाते हैं। अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी P1 है और अगर उसकी प्रोसेसिंग हम चेक करेंगे कि वो कितनी प्रोसेस हो चुकी है, तो हम उसको क्या करेंगे, उस प्रोसेस को ही डिलीट कर देंगे। जहाँ पर डेडलॉक है हम फिर उसको स्टार्टिंग से करेंगे। तो मतलब यहाँ पर डेडलॉक में पहुंच गया तो रिकवरी के ऑप्शन होते हैं। तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो डेडलॉक प्रॉब्लम से। तो बिल्कुल बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली ए ठीक है, बी ठीक है। तो सी देखो, इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिटेंड द डेडलॉक नेवर अकर इन द सिस्टम। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल, अगर आप लोगों ने चारों स्ट्रेटेजी पढ़ी हैं तो हम ये भी तो करते हैं कि हम इग्नोर करते चलते हैं कि भाई हमारे सिस्टम में तो डेडलॉक आने से रहा, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज दिस सॉल्यूशन। तो जब सबसे पहले हम ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो हम उसमें यही देखते हैं ना कि हम मतलब हमारा जो सिस्टम है उसमें जो है नेवर कभी अक्कर होगा ही डेडलॉक। और इस केस में हम क्या करते हैं, लाइक हम क्या करेंगे कि कंप्यूटर को ऑन ऑफ कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल है MS DOS वगैरह में हम यही चीज़ यूज़ करते हैं, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यही चीज़ यूज़ करते हैं, तो यही प्रिटेंड करवाएंगे। तो ऑब्वियसली तीनों ही मेथड ऐसे हैं जो हम डेडलॉक हैंडलिंग की प्रॉब्लम से जो है डील करते हैं। तो मैंने आपको ये तीनों ऑप्शन करवाए थे, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। 8 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सिस्टम हैज 3 प्रोसेस शेयरिंग 6 रिसोर्सेज, इफ ईच प्रोसेस नीड अ मैक्सिमम 3 यूनिट। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, आपकी 3 प्रोसेस हैं और हर एक प्रोसेस जो है वो क्या यूज़ कर रही है, मैक्सिमम 3 यूनिट की जो है प्रोसेस जो है वो यूज़ कर रही है रिसोर्सेज को। तो मैंने आपको बताया था 3 प्रोसेस हैं A, B और C। तो ये 2, 2 और 2 ये यूज़ करेगी, +1 यूज़ करेगी। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए तो कम से कम हम क्या करेंगे, +1 करवाएंगे ताकि जो है हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकें। ठीक है, तो टोटल हमारे पास अगर 7 रिसोर्सेज होते तो यहाँ पर जो है डेडलॉक अक्कर नहीं होता, लेकिन मेरे पास 6 रिसोर्सेज हैं, लेकिन मुझे मिनिमम जो है वो 7 रिसोर्सेज चाहिए। तो इस केस में जो है आपका डेडलॉक नेवर अक्कर ये तो होगा नहीं, मे अक्कर
ये भी नहीं कह सकते कि डेडलॉक तो आपका अक्कर है ही है, क्योंकि मुझे 7 चाहिए थे और मुझे 6 ही रिसोर्सेज हैं, तो इस केस में आपके पास डेडलॉक अक्कर होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 9 क्वेश्चन देखो, विद अ सिंगल रिसोर्स डेडलॉक अक्कर, क्या सिंगल रिसोर्स से डेडलॉक अक्कर हो सकता है? तो सिंगल रिसोर्स से इफ देयर आर मोर देन 2 प्रोसेस कंपीटिंग फॉर दैट प्रोसेस, तो सिंगल प्रोसेस है डेडलॉक, सिंगल प्रोसेस से तो डेडलॉक अक्कर हो ही नहीं सकता। इफ देयर आर ओनली 2 प्रोसेस कंपीटिंग दैट द प्रोसेस, इफ देयर इज अ सिंगल प्रोसेस कंपीटिंग फॉर दैट रिसोर्सेज, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखो आपका जो रिसोर्सेज है डेडलॉक अक्कर कब होगा? विद अ सिंगल रिसोर्स, सिंगल रिसोर्स है तो सिंगल रिसोर्स के साथ आपकी कितनी प्रोसेस होनी चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं वो compete करेंगी रिसोर्सेज के लिए, तभी तो होगा। कोई फिक्स तो नहीं है कि सिर्फ 2 ही रिसोर्स होंगी, क्योंकि इसने ऐसा फिक्स तो मेंशन किया ही नहीं कि 2 प्रोसेस हैं 1 रिसोर्स है, ठीक है। तो हम सिंगल प्रोसेस होगी तो वहाँ पे तो डेडलॉक अक्कर होने से रहा। तो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस होंगी तभी आपका जो है क्या होगा? डेडलॉक अक्कर होगा। 10 क्वेश्चन देखो, स्टेट इज सेफ इफ द सिस्टम कैन अलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस अप टू इट्स मैक्सिमम इन सम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड डेडलॉक, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? डेडलॉक स्टेट इज अनसेफ। क्या डेडलॉकेटेड जो स्टेट है वो आपकी अनसेफ स्टेट होगी? अनसेफ स्टेट में लीड टू डेडलॉक सिचुएशन, डेडलॉक स्टेट इज अ सबसेट ऑफ अनसेफ स्टेट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखो अनसेफ स्टेट जो है वो लीड करेगी डेडलॉक सिचुएशन को, तो बिल्कुल करेगी। डेडलॉक स्टेट जो है वो एक सबसेट होती है अनसेफ स्टेट का, ठीक है। लेकिन डेडलॉक स्टेट जो है वो आपकी अनसेफ स्टेट है, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि अनसेफ स्टेट है तो आपका डेडलॉक स्टेट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मोर अप्रोप्रिएट आंसर देखूँ तो यहाँ पर बी आंसर होगा, अनसेफ स्टेट में लीड टू डेडलॉक सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर जो मैंने जहाँ से क्वेश्चन लिया था वहाँ पे इसका आंसर था डी। लेकिन अगर यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली देखें तो यहाँ पर जो आंसर बन रहा है वो बी बन रहा है, कि जो अनसेफ स्टेट है वो अक्कर करेगी डेडलॉक सिचुएशन को, लीड करेगी, ठीक है। क्योंकि डेडलॉक स्टेट जो है वो मे और मे नॉट भी जो है अनसेफ स्टेट होगी। अनसेफ स्टेट जो है वो डेडलॉक की स्टेट हो सकती है, ठीक है, लेकिन नहीं भी हो सकती। तो इसका आंसर जो है हम डी भी लगा सकते हैं। अगर हम ये मान के चलें कि अनसेफ स्टेट में पहुंच गया तो वहाँ पे डेडलॉक अक्कर हो सकता है, तो डेडलॉकेट स्टेट को आप अनसेफ स्टेट कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अनसेफ स्टेट को आप डेडलॉक नहीं कह सकते। आप ये अगर ये क्वेश्चन आए कि अनसेफ स्टेट इज डेडलॉक, तो क्या कहेंगे? क्या आप वहाँ पर डेडलॉक होगा? अनसेफ स्टेट जो है वो डेडलॉक होगी? नहीं होगी। लेकिन डेडलॉक स्टेट जो है वो आपकी अनसेफ स्टेट होगी? तो होगी। तो यहाँ पे मतलब ये है कि इसका ये ट्रू होगा, लेकिन इसका जो अपोजिट है डेडलॉक अनसेफ स्टेट इज डेडलॉक, वो ट्रू नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसको ए भी मानेंगे, क्योंकि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपका डेडलॉक स्टेट जो है इज अ सबसेट ऑफ अनसेफ स्टेट। ये डेडलॉकेट स्टेट जो है वो सबसेट होती है अनसेफ स्टेट का। लेकिन यहाँ पर आप देखो डेडलॉक स्टेट इज अनसेफ, तो बिल्कुल ये तो सही है कि जो डेडलॉक स्टेट है वो अनसेफ स्टेट होगी, लेकिन अनसेफ स्टेट जो होगी वो आपका डेडलॉक नहीं होगा। अनसेफ स्टेट इज मे और मे नॉट बी जो है डेडलॉक। तो अनसेफ स्टेट, अगर यहाँ पर ए ऑप्शन ये होता है अनसेफ स्टेट में अक्कर, जैसे यहाँ पर ले ये बी ऑप्शन देख लो, अनसेफ स्टेट में लीड टू डेडलॉक सिचुएशन, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन आगे डेडलॉक आ गया है तो आपका डेडलॉक स्टेट अनसेफ, ये भी बिल्कुल सही है कि डेडलॉक स्टेट है तो वो तो अनसेफ होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ऑप्शन में, स्टेट इज सेफ इफ द सिस्टम कैन अलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस अप टू इट्स मैक्सिमम, कि मैं हर एक प्रोसेस को जो है मैक्सिमम रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रही हूँ, स्टिल अवॉइड डेडलॉक। आपको क्या करवाना है? डेडलॉक अवॉइड करवाना है। तो अगर डेडलॉक स्टेट आपकी अनसेफ है तो अनसेफ स्टेट में भी तो आप डेडलॉक को क्या करवा सकते हो? रिमूव करवा सकते हो। डेडलॉक आने के बाद भी आप क्या करवा सकते हो? उसमें रिमूव करवा सकते हो। तो यहाँ भी इसलिए इसका आंसर जो है वो डी होगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि इसका आंसर डी क्यों होगा, तो आई होप आपको अभी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर जो है वो डी क्यों होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि इसका आंसर बी है, लेकिन बी के साथ आप सी ऑप्शन भी तो देखो, सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट है और ए ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। अगर आगे अनसेफ स्टेट होता तो ये क्वेश्चन गलत होता, ठीक है। आगे देखो, कंप्यूटर सिस्टम हैज 6 टेप ड्राइव विद n प्रोसेस फॉर ईच प्रोसेस 3 टेप ड्राइव्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n विच ऑफ द इज गारंटेड डेडलॉक फ्री।
मतलब जो कौन सी सिचुएशन होगी जब आपका जो सिस्टम है वो डेडलॉक फ्री होगा। तो मैंने जैसे अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आपके पास 3 जो प्रोसेस थी और उसके पास 6 रिसोर्सेज थे, तो अगर मिनिमम 7 होते तो वो आपका जो सिस्टम था वो डेडलॉक फ्री होता, लेकिन मेरे पास कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगी, इसका आंसर सी, क्योंकि मुझे 2 प्रोसेस ही मैं ले सकती हूँ। अगर 3 लूँगी तो मुझे कम से कम कितने चाहिए, 7 रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, आगे देखो 12 क्वेश्चन। एम प्रोसेस शेयर एन रिसोर्सेज ऑफ सेम टाइप, द मैक्सिमम नीड ऑफ ईच प्रोसेस डज नॉट एक्सीड एन एंड सम ऑफ ऑल देयर मैक्सिमम नीड्स इज ऑलवेज लेस देन एम प्लस एन इन दिस सेटअप। तो आप क्या कहोगे इसको, आपके पास एम रिसोर्सेज हैं जो शेयर कर रहे हैं एन रिसोर्सेज को, द सेम टाइप, द मैक्सिमम नीड ऑफ ईच प्रोसेस डज नॉट एक्सीड एन, तो सम ऑफ ऑल देयर मैक्सिमम नीड्स इज ऑलवेज लेस देन एम प्लस एन इन दिस सेट ऑफ। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि अगर आपके जो है मैक्सिमम नीड प्रोसेस की एन है और सम जो मैक्सिमम नीड ऑलवेज जो है वो एम प्लस एन से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इस केस में जो होगा आपका डेडलॉक जो है वो कभी भी अक्कर नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एम प्रोसेस है यानी कि आपके पास 3 प्रोसेस है और एन रिसोर्सेज हैं यानी कि 3 रिसोर्सेज हैं। तो मैक्सिमम नीड ऑफ ईच प्रोसेस डज नॉट एक्सीड एन, तो जो मैक्सिमम प्रोसेस है, मैक्सिमम प्रोसेस आपकी कितनी है, एम, ये आपकी प्रोसेस है और ये आपके हैं रिसोर्सेज। तो क्या बोल रहा है कि हर एक प्रोसेस का डज नॉट एक्सीड एन, तो एन से ज़्यादा नहीं हो सकती बिल्कुल, क्योंकि जो प्रोसेस जब 3 ही रिसोर्सेज हैं तो 3 रिसोर्सेज ज़्यादा तो जो है वो कह नहीं सकती है। उसके बाद देखो एंड सम ऑल और देयर मैक्सिमम नीड्स इज ऑलवेज लेस देन एम प्लस एन। ठीक है, तो कितना होगा, 6 से तो कम ही होगा ना। ठीक है, मैक्सिमम नीड। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, ए। तो जो डेडलॉक है वो आपका कभी अक्कर नहीं होगा। Consider a system having m resources of same type. These resources are shared by 3 processes A, B, C which have peak time demands respectively. The minimum value बतानी है, डेडलॉक जो है वो आपका कभी अक्कर ना हो। तो 2, 3 और 5 करके देखो, 5 और 3 8 और 2 10 प्लस 1 करवा देंगे, यानी कि टोटल आपको मिनिमम कितने चाहिए, 11। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखो। राउंड रोबिन CPU शेड्यूलिंग एज टाइम क्वांटम इज इंक्रीज्ड, द एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अगर आप राउंड रोबिन का CPU का जो टाइम है उसको इंक्रीज कर दो, टाइम क्वांटम को, तो जो टर्न अराउंड टाइम है वो आपका जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, वेरीज इरेगुलरली होगा। ठीक है, तो इसमें केस में जो है आपका CPU शेड्यूलिंग का जो टाइम है वो वेरीज, यानी कि कभी कम भी हो सकता है, कभी इंक्रीज भी हो सकता है, कभी डिक्रीज भी हो सकता है। तो दोनों में क्या करेगा, इरेगुलरली वेरी करता रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका नेट, गेट और प्लस आपके TGT PGT एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। 15 क्वेश्चन देखो। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज द स्ट्रेटजी ऑफ टेम्पररी सस्पेंडिंग ए रनिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या हुआ, स्ट्रेटेजी को आपने क्या किया, टेम्पररी सस्पेंड किया है। तो इस केस में क्या होगा आपका, सस्पेंड हम कब करते हैं, कब करेंगे भाई, जब आपका जो CPU का जो टाइम स्लाइस है वो एक्सपायर हो जाएगा, तभी तो हम सस्पेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का क्या आंसर आएगा, ए। 16 क्वेश्चन देखो। कंसीडर ए सेट ऑफ 5 प्रोसेस हुज अराइवल टाइम, CPU टाइम नीडेड एंड द प्रायोरिटी आर गिवन बिलो। तो ये क्वेश्चन जो है आपको 5 प्रोसेस दे रखी हैं और आपको ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह काम जो है उसकी तरह करना है। तो यहाँ पर देखो P1 P0 जो है वो 0 0 पे पहुँच गई है, तो P1 को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो P1 को मैं एग्जीक्यूट करूँगी, तो गैंट चार्ट बना लो। P1 आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है 0 से 10 तक, फिर आपकी P2 एग्जीक्यूट करेंगे 15 तक। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी P3 एग्जीक्यूट करेंगे 18 तक। ठीक है, उसके बाद हम P4 को एग्जीक्यूट करेंगे 38 तक, और फिर हम P5 को एग्जीक्यूट करेंगे 40 तक। ठीक है, तो इस तरीके से इसका गैंट चार्ट बनेगा। और फिर जो है हम इसका क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, जो एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो आप निकाल लोगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है वो होगा ए आंसर। ठीक है, यानी कि 12.8 ms मिली सेकेंड। ठीक है,
17 क्वेश्चन देखो, प्रोसेस टैग डज नॉट कंटेन। प्रोसेस टैग जो होता है, मैंने आपको बताया था, जो प्रोसेस होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, स्टैक, क्यू, डेटा, ठीक है, तो टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो प्रोसेस टैग के पास जो होते हैं फंक्शन पैरामीटर होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं, रिटर्न एड्रेस होता है, लेकिन जो होता है PID चाइल्ड प्रोसेस नहीं होती। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 18 क्वेश्चन देखो, द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम आर कॉल्ड। तो आप जो है अपने सिस्टम को अलाउ कर रहे हो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप उसको क्या कहोगे? यूनी प्रोसेसिंग कहोगे। यूनी प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि आप एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एंटर करने दो। यूनी प्रोसेसिंग वो होगी कि आप एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, एक प्रोसेस आई, CPU ने एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, बाहर निकाला, उसके बाद दूसरी प्रोसेस आएगी, फिर एग्जीक्यूट करेगा, बाहर निकालेगा। तो ये जो होती है वो आपका क्या होगा? यूनी प्रोसेसिंग। मतलब आपके पास क्या है? एक ही प्रोसेस है, प्रोसेसर है, सॉरी, एग्जीक्यूट करने के लिए। 19 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। प्रोसेस की जो है रेडी स्टेट क्या होगी? व्हेन अ प्रोसेस इज शेड्यूल टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, व्हेन अ प्रोसेस इज अनेबल टू CPU until सब टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, व्हेन प्रोसेस इज यूजिंग टू द CPU। जब आपकी प्रोसेस जो है वो CPU को यूज़ करेगी तो क्या वो आपकी रेडी स्टेट होती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोगों ने प्रोसेस बहुत अच्छे से किया है तो आप लोगों ने देखा होगा ये आपकी न्यू होती है, ये आपका रेडी होती है। रेडी से रनिंग वाला पार्ट जो होता है वो आपका C ऑप्शन था। उसके बाद जो है रेडी, रनिंग, टर्मिनेट, ठीक है, और नीचे जो है आपका ब्लॉक आ जाएगा या फिर वेट आ जाएगा, ठीक है। तो न्यू से रेडी में जाएगा तो आपकी प्रोसेस कब आती है? न्यू से रेडी में। न्यू से रेडी में कब आएगी भाई? जब प्रोसेस जो है वो शेड्यूल की जाए, रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, मतलब रन होने से पहले ही जो है मैंने शेड्यूल किया है इसके लिए, तो मैंने इसको शेड्यूल किया, उसके बाद जो है आपकी प्रोसेस कहाँ पर जाएगी? अब उसके बाद ही तो एग्जीक्यूशन में जाएगी ना। रेडी में आने के बाद ही तो रनिंग में जाएगी। या ऐसा तो नहीं ये न्यू से सीधा रनिंग में पहुंच गई, बिल्कुल भी नहीं। मैं शेड्यूल करूँगी इसको कहाँ पर? रेडी में शेड्यूल करूँगी, उसके बाद जो प्रोसेस है वो कहाँ जाएगी? एग्जीक्यूशन में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 20 क्वेश्चन देखो, आपके पास 5 स्टेट हैं, मॉडल प्रोसेस, न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक्ड, एग्जिट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोसेस आर रन इन मेन मेमोरी। तो कौन सी ऐसी स्टेट होगी जो प्रोसेस जो है आपकी मेन मेमोरी के अंदर होगी? तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल से करवाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या आने वाला है? यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा भाई? रेडी और रनिंग आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? बी। 21 क्वेश्चन देखो, द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज डिफाइंड बाई। जो स्टेट है प्रोसेस की वो हम किससे डिफाइन करेंगे? तो फाइनल एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस, जो फाइनल एक्टिविटी होगी प्रोसेस की, द एक्टिविटी जस्ट एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस, द एक्टिविटी टू नेक्स्ट टू एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस, द करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। जो आपकी स्टेट जो आप बताओगे प्रोसेस की, जो करंट एक्टिविटी होती है प्रोसेस की, उसी के अकॉर्डिंग बताओगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। 22 क्वेश्चन देखो, इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या कहता है? मल्टी प्रोग्रामिंग आपकी क्या होगी? जब एक से एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर होंगी, तो आप उसको क्या कहोगे? मल्टी प्रोग्रामिंग कहोगे। तो एग्जीक्यूट नहीं करते एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस को, तो वो आपका मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएगा। डेवलप्ड मोर देन, यहाँ पर डेवलप वगैरह कुछ है ही नहीं। तो जब आपकी मोर देन वन प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी के अंदर रिजाइड करेंगे, दैट्स कॉल्ड द मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 23 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो मैंने आपको 3 शेड्यूलर बताए थे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मिडियम टर्म। तो मैंने आपको बताया था जब प्रोसेस न्यू से रेडी में आएगी तो वहाँ पर हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूज़ करते हैं, रेडी से रनिंग में जाएगी तो वहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और जितनी भी वेट और ब्लॉक वाली स्टेट हैं वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? मीडियम टर्म शेड्यूलर का। तो यहाँ पर देखो, इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी ब्रॉट इनटू रेडी क्यू। रेडी क्यू में ले जाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। और बोल रहा है इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड अलोकेट CPU। एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। इट सेलेक्ट विच प्रोसेस टू रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाई स्वैपिंग। स्वैपिंग के थ्रू मुझे कौन सी जो है रिमूव करवानी है, यानी कि ब्लॉक स्टेट में भेजनी है, ब्लॉक से बाहर निकालनी है। तो यही काम जो होता है किसका होता है? मिडिल टर्म शेड्यूलर का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। 24 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू क्यू फॉर प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया था 3 आपके पास क्यू होते हैं, जॉब, डिवाइस और रेडी क्यू। डिवाइस को आप इनपुट आउटपुट क्यू भी कह सकते हो। तो BCP कोई भी आपका क्यू नहीं होता, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, ठीक है।
तो 24 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। 25 क्वेश्चन देखो, इफ ऑल प्रोसेस इनपुट आउटपुट बाउंड द रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी एंड द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल हैव अ डैश टू। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी डैश क्या है, अगर फुल है, ठीक है, अगर क्या है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एंड द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल हैव टू डू। तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, सारी जो प्रोसेस हैं वो इनपुट आउटपुट बाउंड को यूज़ करिए। मतलब आपके पास ए बी सी प्रोसेस, 3 प्रोसेस आई ए बी सी, तो ए बी सी को सीपीयू यूज़ करना है 1 मिनट के लिए और इनपुट आउटपुट यूज़ करना है 10 मिनट के लिए। ऐसे ही बी को सीपीयू यूज़ करना है 2 के लिए और इनपुट आउटपुट करना है 15 के लिए। ऐसे ही बी को ये 5 करना है, ये करना है 25। तो अब यहाँ पर देखो इनपुट आउटपुट बाउंड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सीपीयू कम है, तो रेडी क्यू ऑलमोस्ट ऑलवेज भी क्या होगा, सीपीयू का टाइम कम होगा, इनपुट आउटपुट यूज़ ज़्यादा कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, एम्पटी होगा, क्योंकि सीपीयू को तो बहुत कम टाइम मिल रहा है, क्योंकि सीपीयू तो जल्दी एग्जीक्यूट कर दे रहा है। एंड द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल हैव टू लिटल टू डू। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का तो वहाँ पर कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, रेडी से रनिंग में उठा के देता है, प्रोसेस को बताता है कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एम्पटी और लिटल। 26 को क्वेश्चन देखो, प्रोसेस इज सिलेक्टेड फ्रॉम द डैश क्यू बाय द शेड्यूलर टू बी। क्या होगा यहाँ पर 26 का आंसर, आप प्रोसेस को कहाँ से सिलेक्ट करोगे, रेडी क्यू से सिलेक्ट करोगे, बाय डैश शेड्यूलर, कौन से शेड्यूलर के थ्रू करते हो भाई, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू, टू बी एग्जीक्यूशन के लिए। तो रेडी क्यू से रनिंग क्यू में ले जाने का काम आपका कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है, ठीक है, रेडी से रनिंग में। तो यही बोल रहा है कि प्रोसेस को मैंने सेलेक्ट किया कहाँ से, रेडी क्यू से, और मैं कहाँ पर ले गया उसको, रनिंग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू कहाँ पर ले गया, एग्जीक्यूशन के लिए। तो एग्जीक्यूशन कहाँ होगा, रनिंग में होगा, ठीक है। 27 क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द 2 स्टेप ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन। प्रोसेस एग्जीक्यूशन के 2 स्टेप कौन से होंगे, ऑब्वियसली हमने देखा सीपीयू और इनपुट आउटपुट बर्स्ट होता है ना, ओएस बर्स्ट तो कुछ नहीं होता, जस्ट अभी हमने देखा तो सीपीयू जो है यूटिलाइज करेगा और कौन करेगा, इनपुट आउटपुट यूज़ करते हैं, बाकी तो प्रोसेस और कुछ यूज़ करती नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। 28 क्वेश्चन देखो, शेड्यूलिंग इज डन सो एज टू। शेड्यूलिंग जो है अगर आपकी डन होगी तो किस रीज़न से, मतलब जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। 29 क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग केसेस नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग अकर्स। नॉन शेड्यूलिंग जो है वो क्या करेंगे, मैंने प्रोसेस विच इज फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। नॉन प्रीएम्प्टिव की बात हो रही है, तो नॉन प्रीएम्प्टिव आपका क्या कहेगा, जब आप प्रोसेस को स्विच करोगे रनिंग टू रेडी, तो रनिंग से रेडी में भेजेंगे, तो आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पर हम प्रीएम्प्टिव यूज़ करते हैं, ना कि नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। व्हेन अ प्रोसेस गोज टू रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट, तो मैंने आपको बताया था अगर प्रोसेस आपकी रनिंग से वेटिंग में जा रही है तो प्रोसेस जो है वो अपनी मर्जी से जाती है, वहाँ पर कोई प्रीएम्प्टिव नहीं होता, क्योंकि प्रोसेस को आईओ यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। सी ऑप्शन देख लो, व्हेन अ प्रोसेस विच इज फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, तो वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में भी जाती है, तो यहाँ पर भी जो है हम नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं कर सकते, स्विचिंग वगैरह होती है, ठीक है, या फिर कई बार अपनी मर्जी से भी जाती है, कई बार प्रीएम्प्टिव भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 30 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम आपका क्या कहता है, द टोटल टाइम इज ब्लॉक्ड एंड वेटिंग टाइम द टोटल टाइम स्पेंड इन द रेडी क्यू। वेटिंग टाइम आपका वो कहता है जितना टाइम उसने रेडी क्यू में स्पेंड किया है, तो वो उसका क्या आ जाएगा, टोटल वेटिंग टाइम आ जाएगा, क्योंकि रेडी क्यू से वो कहाँ पर जाती है, रनिंग में जाएगी एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन रेडी में वो जितनी देर वेट कर रही है वो उसका टोटल क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम। 31 देखो, विच वर्क प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाई अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द प्रोसेस। तो आप इसको क्या कौन सी प्रोसेस अफेक्ट करेगी, कोऑपरेटिव प्रोसेस, ऑब्वियसली। चाइल्ड प्रोसेस, पेरेंट और इनिट ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा था, तो सिंक्रोनाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि जो कोऑपरेटिव प्रोसेस होती हैं वही एक दूसरे को अफेक्ट करेंगी। 2 टाइप की आपकी प्रोसेस होती हैं, प्रोसेस 2 टाइप की होंगी, कौन सी होंगी, इंडिपेंडेंट, और आपकी कौन सी होगी, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या होती है, वो कुछ ना कुछ शेयर करती हैं, लाइक वेरिएबल, सीपीयू, ठीक है, इस तरीके से मेमोरी कुछ ना कुछ शेयर करेंगी। और इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो होंगी वो एक दूसरे पे अफेक्ट नहीं करती, वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होती हैं। तो यहाँ पर अफेक्ट कौन करेगा, कोऑपरेटिव प्रोसेस। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए।
32 क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंक्रोनाइजेशन टूल। इसमें से जो आपका सिंक्रोनाइजेशन टूल है वो कौन सा होगा, सेमाफोर। सेमाफोर यूज करते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ठीक है। 33 क्वेश्चन देखो, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो होती है वो आपकी हार्डवेयर लेवल पे भी होगी और सॉफ्टवेयर लेवल, दोनों लेवल पे होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है। 34 क्वेश्चन देखो, व्हेन हाई प्रायोरिटी टास्क इज इनडायरेक्टली प्रीएम्प्टेड बाय मीडियम प्रायोरिटी द सिनेरियो इज। तो यहाँ पर क्या होगा, आप क्या बोल रहा है कि जब हाई प्रायोरिटी टास्क को मैं क्या कर दूँ, प्रीएम्प्ट कर दूँ मीडियम प्रायोरिटी से, तो इस सिनेरियो का आप क्या क्या होगी, प्रायोरिटी इन्वर्जन। तो ये चीज़ याद रखना, जब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को मैं किससे कर रही हूँ, मीडियम से। हमेशा हमने ये तो देखा था लो प्रायोरिटी को हम हाई से कर रहे हैं, हाई लो प्रायोरिटी वाली जॉब जो है वो हाई प्रायोरिटी आएंगी तो चली जाएंगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि हाई प्रायोरिटी की है लेकिन वेटिंग जो आपकी एवरेज है यानी कि लो वाली है वो उनको क्या करिए, प्रीएम्प्ट करवा रही हैं। तो ये आपका क्या होगा, प्रायोरिटी इन्वर्जन। 35 क्वेश्चन देखो, मिनिमम ऑफ वेरिएबल इज आर रिक्वायर्ड टू शेयर बिटवीन प्रोसेस टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए मिनिमम वेरिएबल पूछा है, तो मिनिमम जो है कम से कम आपके पास 2 तो होने ही चाहिए। एक होगा तो वहाँ पर तो क्रिटिकल सेक्शन होगा नहीं, 2 प्रोसेस होंगी तभी वहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है। मिनिमम की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर 2 होगा, अदरवाइज 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 होगा तो वो आपकी इंडिपेंडेंट आ जाएगी, वहाँ पर कोई भी आपका इस तरीके से शेयर वाली बात नहीं आएगी। 36 क्वेश्चन देखो, बाउंडेड वेटिंग इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ बाउंड ऑन द नंबर ऑफ टाइम अ प्रोसेस इज अलाउड टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन में हम कब करवाते हैं, जब व्हेन अनदर प्रोसेस इज इन क्रिटिकल सेक्शन बिफोर अ प्रोसेस हैज मेड टू रिक्वेस्ट एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, या फिर आफ्टर अ प्रोसेस हैज मेड अ रिक्वेस्ट टू एंटर क्रिटिकल सेक्शन एंड बिफोर द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। मतलब जब आप एंटर कर जाओ क्रिटिकल सेक्शन में तो उससे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर से होने से पहले जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको ग्रांट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गए, पहले आपको परमिशन मिलेगी उसके बाद ही जो है आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाओगे, क्योंकि हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि उस टाइम पे कोई और प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो तो नहीं रही, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। The segment of code in which the process may change common variable, update tables, write into files is known as। तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे कि आप क्या कर रहे हो, सेगमेंट ऑफ कोड यूज़ कर रहे हो जहाँ पर प्रोसेस जो है वो चेंज करवा रही है कॉमन वेरिएबल्स, अपडेट टेबल्स, राइट इनटू फाइल्स। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग। तो तीनों का ही हम यूज़ करवाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, ये चीज़ मैंने पढ़ा रखी है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी। 39 क्वेश्चन देखो, द कॉन्करेंट असेस टू शेयर डेटा में रिजल्ट इन। कॉन्करेंट असेस होगा तो डेटा की इनकंसिस्टेंट होगी, मतलब डेटा जो है वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, इनकरेक्ट फॉर्म में मिलेगा। तो 39 का सी आंसर होगा, यानी कि डेटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। 40 क्वेश्चन देखो, सिचुएशन वेयर सेवरल प्रोसेस असेस एंड मैनिपुलेट द सेम डेटा कंकरेंटली एंड आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच असेस टेक प्लेस इज कॉल्ड। तो आप इसको क्या कहोगे, रेस कंडीशन कहोगे, क्योंकि रेस कंडीशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है किसकी, रेस कंडीशन की। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है बी। 41 क्वेश्चन देखो, इच रिक्वेस्ट रिक्वायर दैट द सिस्टम कंसीडर द डैश टू डिसाइड वेदर द करंट रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाई और मस्ट वेट टू अवॉइड द फ्यूचर पॉसिबल डेडलॉक। तो इस केस में आप क्या कहोगे, रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल, मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो आपको क्या होने चाहिए, करंटली अवेलेबल होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बी सेकेंड क्वेश्चन देखो, वन वे टू इंश्योर दैट सर्कुलर वेट कंडीशन नेवर होल्ड। मैंने आपको बताया था कि हम 4 कंडीशन में से एक ही कंडीशन को ब्रेक कर पाते हैं, सर्कुलर वेट को, ठीक है, बाकी तो हम किसी को ब्रेक कर ही नहीं पाते। तो यहाँ पर देखो, इम्पोज ए टोटल ऑर्डरिंग ऑफ, मतलब जो उनका ऑर्डर होता है हाई प्रायोरिटी ऑर्डर लगा देते हैं, जिससे वो क्या करती है, बैक ट्रैक नहीं जा सकती और हमारा सर्कुलर वेट जो है वहाँ पर अक्कर नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर वो क्या होगा, ए होगा। 43 क्वेश्चन देखो, फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज लाइक अ प्रिंटर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज में आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है एग्जिट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका होता ही वहाँ पर है जहाँ पर आप जो है प्रिंटर वगैरह नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज यूज़ करते हो, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। 44 देखो, डेडलॉक प्रिवेंशन इज अ सेट ऑफ मेथड ऑफ। डेडलॉक प्रिवेंशन जो है वो किस चीज़ का मेथड होता है? टू एंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन कैन नॉट बी होल्ड। तो जैसे कि अभी मैंने लास्ट वीडियो में कहा, लास्ट क्वेश्चन में कहा कि डेडलॉक प्रिवेंशन में हम जो आपकी 4 जो पॉसिबिलिटी होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या कौन कौन सी होंगी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन और आपका सर्कुलर वेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इन तीनों को तो जो है वो फॉल्स नहीं करवा सकते, लेकिन जो सर्कुलर वाली है उसको हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक करवा सकते हैं और उसको उससे हम क्या करेंगे? डेडलॉक को प्रिवेंट करवा सकते हैं। तो ये चारों कंडीशन में से एक कंडीशन का फॉल्स होना ज़रूरी है, तभी आप डेडलॉक प्रिवेंशन का मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम की ड्रॉबैक क्या होगी? इन एडवांस प्रोसेस रेयरली नो मच हाउ रिसोर्सेज दे विल बी नीड। तो मतलब हमें क्या होता है? रेयरली पता होगा कि हम कौन सी प्रोसेस जो है हमें नीड है। द नंबर ऑफ रिसोर्सेज चेंजेस एज टाइम प्रोग्रेस, द रिसोर्सेज वंस अवेलेबल कैन डिसअपियर, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है? डी। तो आई होप आपको जो सारे क्वेश्चन हैं वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो यही आज के टोटल जो 45 क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और प्लीज़ जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए भैया, क्योंकि ये जो है आपको आपकी एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।